So welcome back guys. Now we are going to start the very first topic, that is loads and their effects. Okay, so we are going to start loads and their effects. So my dear, when we are going to start loads and their effects, the topic, the second unit, because first unit was related to introduction, loads and their effects. So my dear, first of all we will be having a discussion over load कि लोड क्या होता है. जब भी मैं लोड के बारे में बात करता हूँ जनरली स्टूडेंट बोलते हैं सर फोर्स, लोड को बोलते हैं फोर्स. बट माय डियर मैं बोलूँगा आपकी सोच बहुत छोटी है इस मामले में, क्योंकि लोड का मतलब सिर्फ फोर्स नहीं होता. क्योंकि आप जानते हो कभी कभी आपने देखा होगा बारिश वारिश आती है, या कभी बारिश वाला सीन छोड़ो, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में एसी वेसी लोग बहुत चलाते हैं, तो लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है. तो लोग क्या बोलते हैं कि लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर फेल हो गया. अब लोड बढ़ने का मतलब ये थोड़ी आपके हिसाब से चले तो इसका मतलब तो ये हुआ किसी ने बहुत बड़ा फोर्स लगा दिया ट्रांसफार्मर के ऊपर. नहीं, तुम्हें पता है यहाँ बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिकल लोड की हो रही है. हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि लोड सिर्फ हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिफाइन नहीं है. इलेक्ट्रिकल लोड्स अलग होते हैं, मैकेनिकल लोड्स अलग होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अलग अलग होते हैं. बट माय डियर, मैकेनिकल में जो फोर्सेस होते हैं, मैकेनिकल में जो लोड की बात अगर हम कर रहे हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से लोड का मतलब होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेफरेंस में लोड का मतलब होता है या तो एक फोर्स या फिर एक कपल. ये दोनों मतलब होते हैं लोड के. बट अदरवाइज लोड एक जनरलाइज्ड वर्ड है. ये इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ये मेंटल हो सकता है. कुछ लोग बोलते हैं ना लोड मत लिया कर ज्यादा, इसका मतलब टेंशन मत लिया कर ज्यादा, मतलब मेंटल लोड्स भी होते हैं. समझ रहे हैं? तो लोड एक जनरलाइज्ड वर्ड है जो किसी के लिए भी यूज हो सकता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, ECEE, हर इंजीनियरिंग में अलग अलग तरीके से. कई बार हम घर पे बोलते हैं घर पे बहुत लोड है. जैसे कभी दोस्त वोस्त बोलते हैं कि भाई मूवी देखने चल रहा है, हम बोलते हैं भाई घर पे बहुत लोड है, आज नहीं आ पाऊंगा. तो लोड का मतलब थोड़ी आपके पापा ने आपको बिठाया और 100-150 किलो का वेट आपके ऊपर रख दिया. नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. लोड मतलब सिर्फ फोर्स नहीं होता. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेफरेंस में भी इसका मतलब होता है फोर्स या फिर कपल. बट अदरवाइज इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला. सो गाइस, नाउ लेट अस सी व्हाटएवर आई वुड टू लाइक टू टेल यू नाउ, दैट वी आर गोइंग फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ दिस लोड्स. ओके माय डियर, सो लोड के जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरीके से किए गए हैं. एक एक करके मैं आपको सारे क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा. जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एंड माय डियर, टाइम की रिस्पेक्ट में लोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक होता है स्टैटिक लोड और एक होता है डायनामिक लोड. वन इज स्टैटिक लोड, अदर इज डायनामिक लोड. एंड माय डियर, स्टैटिक लोड वो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें स्टैटिक लोड डायनामिक लोड की. ओके, स्टैटिक लोड वो जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, डायनामिक वो जो टाइम के साथ चेंज हो. स्टैटिक लोड फिर 2 तरीके के होते हैं. एक होते हैं डेड लोड और एक होते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. सिमिलरली डायनामिक लोड भी 2 तरीके के होते हैं. एक होते हैं इंपैक्ट लोड्स, एक होते हैं इंपैक्ट लोड और दूसरे होते हैं फटीग लोड. सेकेंड आर फटीग लोड्स. एंड माय डियर, अब फटीग लोड 4 तरीके के होते हैं. मैं सारी टाइप्स आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले मुझे क्लासिफाई कर लेने दीजिए. द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ फटीग लोडिंग इज कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग. इट इज कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग. सेकेंड इज गोइंग टू बी repeated loading. Okay, repeated loading. Third is fluctuating load, and fourth is alternating loading. Okay guys, एक एक करके मैं आपको सारी लोडिंग्स डिफाइन करने जा रहा हूं. सबसे पहली टाइप ऑफ लोडिंग होती है डेड लोड. जब हम डेड लोड की बात कर रहे हैं माय डियर, तो मैं ये सारे लोड्स जो है वो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के ऊपर आपको शो कर रहा हूं. तो ऐसे लोड्स को हम डेड लोड बोलते हैं जो लंबे समय तक कांस्टेंट बने रहते हैं.
अगर इस तरह के लोड का आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा, जैसे मान लो आपने कभी ना कभी ऑफलाइन क्लास अटेंड जरूर की होगी कहीं ना कहीं पर, तो जो वो क्लासरूम बने होते हैं उसमें चेयर्स वगैरह रखी रहती हैं। मान लो एक कोचिंग 2012 में इस्टेब्लिश होती है और वहाँ पर बहुत सारी चेयर्स और सारी चीज़ें आती हैं, तो जिस दिन वो सारी चेयर्स वहाँ पर आती हैं वो क्लासरूम बनता है। और मान लो 2025 तक वो क्लासरूम रहता है, उसके बाद वो शिफ्ट कर जाते हैं, तो 2025 तक वो क्लासरूम बना रहा। तो माय डियर वो जो चेयर्स जो 2012 में रखी गई थी, अब हमने कहा कि वही चेयर्स या बेंचेस 2025 तक अगर रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, तो उन चेयर्स और बेंचेस का लोड तो 2012 से लेकर 25 तक वो कांस्टेंट थ्रू आउट बीम के ऊपर बना ही रहा। ऐसे लोड को डेड लोड बोलते हैं, समझ रहे हैं? ऐसे लोड्स को डेड लोड। जैसे आपका घर बना, आपने घर में सामान शिफ्ट किया, 20 साल एक घर में रहे, तो 20 साल तक वो जो चीजें थी उनका लोड आपस में उनका लोड बना रहेगा आपके घर की बीम पर। सच काइंड ऑफ लोड्स आर सेड टू बी द डेड लोड्स। ओके, so second thing I would like to take second is gradually applied load. My dear, जब हम gradually applied loads की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे लोड होते हैं जो पहले 0 से t टाइम तक बढ़ते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, और उस समय के बाद दे बिकम कांस्टेंट। ओके, so these kind of forces are said to be gradually applied load. I would like to tell you that they are taking some time to become maximum, they are taking some t1 time to become maximum। और इस तरह के लोड्स का डिस्कशन अगर आप चाहते हो तो माय डियर ये वैसा ही है जैसे मान लो आप अपनी गाड़ी में बैठते हो, तो गाड़ी में आप पहले पहला पैर अंदर करते हो, फिर दूसरा पैर अंदर करते हो, फिर तहजीब से बैठ जाते हो, तो आपका पूरा का पूरा वेट आपकी गाड़ी के अंदर एक साथ ट्रांसफर नहीं होता, धीरे धीरे होता है, तो इट टेक सम टाइम टू ट्रांसफर द कंप्लीट लोड। ओके, तो ऐसे लोड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। या फिर आप समझे जैसे बोर्ड है, मैं भी इस पर टच नहीं कर रहा, अब टच हुआ, फिर मैंने फोर्स लगाना शुरू किया 1 2 3 4 5, और फिर 5 न्यूटन लोड को मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड या दीवार नहीं है, नहीं तो मैं हाथ लगा के दिखा देता। ओके, सो आई वाज ओके, चलिए मैं दिखा देता हूँ। इससे शुरू में कोई लोड नहीं, फिर 1 2 3 4 5, अब ये कांस्टेंट लोड बना हुआ है, तो इस तरह के लोड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सो इट टेक्स सम टाइम टू बिकम मैक्सिमम। ओके माय डियर, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट लोड जो है हमारे पास, that is basically impact load. So my dear, next is impact load. Impact load. जब हम impact load की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी जो फोर्स वर्सेस टाइम कर्व बनेगा, it is going to be like this. ओके, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूं। ओके, ओके माय डियर, सो अब मैंने कहा कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे बनाना है। फोर्स 0 से मैक्सिमम होता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। इस बार भी फोर्स 0 से मैक्सिमम हुआ और फिर कांस्टेंट हुआ, पर इस बार जो 0 से मैक्सिमम होने में समय लगा है वो समय t2 है। और आप देख के ही बता दोगे कि सर ये जो टाइम लग रहा है ना 0 से मैक्सिमम होने में कम लगा है, इसलिए लोडिंग इम्पैक्ट लोडिंग है। तो इम्पैक्ट और ग्रेजुअली अप्लाइड में मैं आपसे फर्क पूछूं तो आप यही बोलेंगे, सर ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग में 0 से मैक्सिमम होने में समय ज्यादा लगता है और इम्पैक्ट लोडिंग में 0 से मैक्सिमम होने में समय कम लगता है। माय डियर, आपकी इस बात में कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, बट ऐसे बोलना कि कम लगता है ज्यादा लगता है, ये टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, क्योंकि जो आपको कम लग रहा है वो किसी और के लिए ज्यादा हो सकता है, जो आपको ज्यादा लग रहा है वो किसी और के लिए कम हो सकता है। जैसे जब मैं बोलता हूं कि ये चीज थिन है, ये थिक है, ये लेंथी है मतलब लंबा है, ये छोटा है, शॉर्ट लॉन्ग, सच काइंड ऑफ थिंग। सो ये रिलेटिव होते हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं होते। और अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से फील करना चाहते हो तो मैं आपको एक बहुत बेहतर एग्जांपल भी दे सकता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास कोई बंदा आता है, उसकी जो हाइट है ना वो 4 फीट एंड 9 इंचेस है, वो आपके पास आता है और आप उसको देख के बोलते हैं तुम्हारी हाइट इतनी छोटी कैसे रह गई, क्योंकि आपकी लोकेलिटी में सब लोग 5.5 फीट से ऊपर है, तो आपको छोटा लग रहा है। उसने बोला भैया क्या बात कर रहे हो, आपको पता है मेरी लोकेलिटी में मैं सबसे लंबा हूं, मेरी लोकेलिटी में सभी लोग 4.5 फुट के हैं। तो आप शौक रह जाओगे, ऐसा कैसे? सो माय डियर, यस डेफिनेटली वो छोटा आपको लग रहा है क्योंकि आपकी लोकेलिटी में लोग बड़े हैं, और उसको ऐसा लग रहा है कि ही इज लॉन्ग बिकॉज उसकी लोकेलिटी में लोग छोटे हैं। तो छोटा, बड़ा, थिन, थिक, ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, इन टर्म्स में बात नहीं की जा सकती, इनके लिए क्राइटेरिया डिसाइड होता है।
जैसे सोम में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, थिन सिलेंडर को थिन कब बोलते हैं, D/T रेशियो 20 से बढ़ाओ, 15 से छोटा हो तो थिक बोलते हैं। बिल्कुल वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं माय डियर। सो इंपैक्ट लोडिंग और ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग में फर्क ये है कि T2 जो है वो बहुत कम है, T1 जो है बहुत बड़ा है, पर क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया माय डियर टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मैक्सिमम अगर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ T है तो ऐसी लोडिंग को हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग बोलते हैं। और अगर ये टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मैक्सिमम लेस देन T/2 है तो इस लोडिंग को हम इंपैक्ट लोड बोलते हैं। सो माय डियर लोडिंग ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग होगी या इंपैक्ट लोड, वो डिपेंड करेगा टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मैक्सिमम से। अब यहाँ पर बड़े वाला T क्या है, यहाँ पर बड़े वाला T है माय डियर, इट इज गोइंग टू बी द टाइम रिक्वायर्ड, इट इज गोइंग टू बी द टाइम रिक्वायर्ड, सॉरी नॉट बड़े वाला T, दिस छोटे वाला T इज द टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मैक्सिमम, ओके, टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मैक्सिमम। एंड माय डियर जो बड़े वाला T है वो है टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड फॉर फोनोनिकल वाइब्रेशन, टाइम पीरियड फॉर फोनोनिकल वाइब्रेशंस। व्हाट इज फोनोनिकल वाइब्रेशन? माय डियर ये बॉडी देख रहे हो आप, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं जो हर समय पर इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस। सो माय डियर वो वाइब्रेशन में है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर एनर्जी है एक तरह की, पर यूनिट मॉलिक्यूल एनर्जी को टेम्परेचर बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको टेम्परेचर क्या होता है, जनरली लोगों को नहीं पता होता, लोग ऊपर से पढ़ते और पढ़ा ले जाते हैं। सो माय डियर व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग वी विल बी हैविंग अ वंडरफुल डिस्कशन ओवर दैट, बट यहाँ के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो टाइम पीरियड ऑफ फोनोनिकल वाइब्रेशन मैंने बोला, तो इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है जो रूम टेम्परेचर पे भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज सेड टू बी द फोनोनिकल वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड जो है वो T है, ओके। सो दीज आर बेसिकली इंपैक्ट लोड्स एंड बेसिकली ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर ग्रेजुअली अप्लाइड और इंपैक्ट जब एक जैसे इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा है? माय डियर क्योंकि ये जीरो से मैक्सिमम होने में बहुत कम समय लेते हैं, तो इसलिए इनके कारण आने वाली जो स्ट्रेसेस होती है, मैं प्रूव करूंगा नहीं करूंगा, सोम में किया था क्योंकि सोम का पार्ट है, तो सोम में हमने प्रूव किया था कि जो इंपैक्ट लोडिंग के कारण आने वाली स्ट्रेस होती है वो स्टैटिक लोडिंग के कारण आने वाली स्ट्रेसेस से कम 2 टाइम्स होती है। मैंने मल्टीप्लाई किया था इंपैक्ट फैक्टर से और हमने देखा था कि इंपैक्ट फैक्टर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, ये हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखा था, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2 होती है। एंड माय डियर इंपैक्ट फैक्टर इज गिवन बाय इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2h बाय डेल्टा स्टैटिक। ओके गाइस, सो दिस वाज डिफाइंड एज द इंपैक्ट फैक्टर, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी? मिनिमम वैल्यू कब हो सकती है भाई? जब देखो बाकी सब तो कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट। अब यहां पर अगर h को बढ़ाऊंगा तो इंपैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। यहाँ पे h क्या था मैं आपको बता दूं, मैंने जो एग्जांपल कराया था सोम के अंदर आपको, ये मेरे पास एक शाफ्ट विद कॉलर था और मैंने कहा था यहाँ पे एक वेट है W का जिसको मैं फ्री फॉल करा रहा हूँ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए हाइट ऑफ h। तो अगर ये हाइट जो है वो 0 हो जाए तो इंपैक्ट फैक्टर की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। एंड माय डियर सच काइंड ऑफ लोडिंग जब इंपैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू आप ले रहे हो, इसको सडनली अप्लाइड लोड बोलते हैं। इट इज सेड टू बी सडनली अप्लाइड लोड। ओके गाइस, सो इसी को बोलते हैं बेसिकली द टाइप ऑफ लोडिंग्स। तो इससे अभी हमारा एक क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, फटीग लोडिंग इज स्टिल लेफ्ट। चलिए देखते हैं फटीग लोडिंग क्या होगी। ओके, सो माय डियर ये कुछ इंपैक्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी हैव डिराइव्ड इट, वी हैव डिराइव्ड इट। सो माय डियर ये है इंपैक्ट लोडिंग, और इसके बाद हम देखेंगे कौन सी लोडिंग? फटीग लोडिंग। सो माय डियर लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर फटीग लोडिंग। Let me tell you what fatigue loading is basically. So we are talking about fatigue loading. My dear fatigue loading नाम से हमें एक चैप्टर पढ़ना है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट अंडर फटीग लोडिंग। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वहीं देखेंगे, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इसका नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें करना ही है। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसे फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन
और बोथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम, magnitude or direction or both changes with time. Such kind of loading is said to be, my dear, fatigue loading. ठीक है, और ऐसी लोडिंग को हम क्या बोल देते हैं, फटीग लोडिंग। और ये बेसिकली ऐसी लोडिंग डेंजरस होती है बिकॉज सच काइंड ऑफ लोडिंग बेसिकली प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस। सो सच काइंड ऑफ लोडिंग बेसिकली प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन किसी भी कंपोनेंट के लिए कैंसर होते हैं जो धीरे धीरे कंपोनेंट को मार डालते हैं। सो माय डियर, इसलिए वाइब्रेशन जब आप टॉम में देखते हो तो वहां पर वाइब्रेशंस का डिस्कशन होगा या हो चुका है या हम करेंगे, ऑब्वियसली दैट वी विल बी सीइंग एंड इन अ ग्रेट डिटेल। सो फिलहाल फटीग लोडिंग 4 तरह की होती है, जिनमें से सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। द वेरी फर्स्ट इज कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। सो माय डियर, नाम ही बता रहा है कंप्लीटली रिवर्स मतलब पूरे तरीके से उल्टी हो जाए। जो उल्टी होने का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब आज मैं +5 बोल रहा हूँ, कल -5 बोल रहा हूँ, इसको कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर फोर्स वर्सेस टाइम कर्व कुछ ऐसा आता है। सॉरी, दिस इज नॉट मच यूनिफॉर्म विच आई हैव मेड, सो आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन। लेट अस सी दिस। सो माय डियर, like this is +5, this is -5. So I would like to say, if the magnitude of maximum load is equals to the magnitude of minimum load, this is said to be the completely reverse loading. Okay guys, and the second kind of loading is, it is said to be repeated loading. आपको पता है रिपीट का मतलब होता है एक नई शुरुआत। रिपीट का मतलब होता है एक नई शुरुआत, और शुरुआत हमेशा हम कहां से करते हैं, जीरो से। मैं एक एग्जांपल लूंगा, 15-20 दिन के बाद आपका मन करता है चलो आज पढ़ाई करते हैं। घर से डांट पड़ी, नंबर कम आए, टेस्ट में फेल हो गए। इंजीनियरिंग में आने के बाद ऐसा ही होता है, यही चीजें थोड़ा सा इन्फोर्स करती है पढ़ने के लिए। तो आज मन किया कि पढ़ते हैं, घर वालों के इतने पैसे फूक रहे हैं तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। 8:30 बजे नहा धो करके खाना वाना खा के पढ़ने बैठते हैं। शाम में रात में आधा घंटा पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, 1.5 पेज पढ़ते हैं। हमें अच्छे से पता होता है इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं आना, किसी काम की नहीं इंट्रोडक्शन, फिर भी शुरुआत कहाँ से करते हैं, इंट्रोडक्शन से। 1.5 पेज पढ़ने के बाद थकावट महसूस होती है क्योंकि इतने दिनों बाद, इतने महीनों या इतने सालों बाद पढ़ रहे हैं, सोचते चलो कल से पढ़ेंगे। फिर अगली बार ये क्षण फिर 15 दिन बाद ही आता है जब फिर से कोई टेस्ट में फेल होते हैं, क्योंकि उस समय टेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं ना कॉलेज में। तो किसी असाइनमेंट में नंबर कट गए, टेस्ट में फेल हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें दिल को धक्का देती हैं शुरू में, पहले दूसरे साल में। तीसरे चौथे में आके तो इंसान इन सब चीज़ों से परे हो जाता है। यही हुआ था बीटेक में, सो या हो रहा है डेफिनेटली। सो माय डियर, वही चीज़, पर जब भी हमने शुरुआत करी ना, करी हमेशा इंट्रोडक्शन से, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं शुरुआत तो जीरो से ही होनी चाहिए। सो माय डियर, दैट इंट्रोडक्शन वाली बात अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेस की वो हमेशा क्या रहेगी, 0। दिस, सो मिनिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी ऑलवेज 0। दिस इज रिपीटेड लोडिंग। C is going to be fluctuating loading. When we are talking about fluctuating loading, what is this? So my dear, fluctuating loading is like this. फ्लक्चुएटिंग को अगर समझना है तो आपको एक बात पता है, घर पे कभी कभी आपने देखा होगा वोल्टेजेस फ्लक्चुएट करती है। जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है तो क्या होता है, कभी लाइट कम कभी ज्यादा, कभी लाइट कम कभी आती तो लाइट ही है। ऐसा हुआ कभी कि ट्यूब से अंधेरा आने लगा हो, नहीं, मतलब चेंजेस यूनिडायरेक्शनल होंगे। सो यूनिडायरेक्शनल मतलब वैल्यू विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इट इज वेरिंग फ्रॉम +2 to +5. दिस इज सेड टू बी द फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। एंड माय डियर, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द लास्ट टाइप, अल्टरनेटिंग लोडिंग। इट इज द फोर्थ टाइप ऑफ लोडिंग इज alternating loading. When we are talking about alternating, the name itself is saying कि एक प्लस और एक माइनस, अल्टरनेट का मतलब तो यही होता है। तो जब हम अल्टरनेटिंग लोडिंग बनाएंगे माय डियर, तो एक
प्लस एक माइनस, ये तो तय है, पर प्लस माइनस के मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं। मे बी दिस इज +5, दिस इज -3, तो दिस काइंड ऑफ लोडिंग इज सेड टू बी द अल्टरनेटिंग लोडिंग। माय डियर, इसके साथ एक क्लासिफिकेशन आपका ओवर हो चुका है। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन लोड का क्या है, चलिए देखते हैं। सो माय डियर, नाउ लेट अस सी द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेसिकली with respect to डायरेक्शन ऑफ द लोड। और डायरेक्शन के लिए मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूं। आई एम मेकिंग अ मेंबर, ये एक मेंबर है, 3D भी बना दिया, 2D भी बना दिया। ओके माय डियर, अब कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम गोइंग टू टेक सम डिफरेंट कलर्स। ओके गाइस, सो लेट मी स्टार्ट विद ब्लू। आई टोल्ड यू माय डियर, दिस A, B, C, D, this is your cross section, and in this cross section my dear there is a centroid or CG। अब ये मत बोलना सर सेंट्रोइड और CG और सेंटर ऑफ मास में क्या फर्क है, ये हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे। सेंट्रोइड, CG और सेंटर ऑफ मास तीनों अलग अलग चीजें होती हैं और इनको निकालने का तरीका सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे। बहुत जल्दी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट भी लॉन्च होने वाला है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो माय डियर, दिस इज सेड टू बी CG और सेंट्रोइड, और इससे पास करने वाली हर एक एक्सिस को हम माय डियर बोलते हैं, इससे पास करने वाली हर एक एक्सिस को हम बोलते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। सो दिस x इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस, सिमिलरली दिस y इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस। और इसी तरीके से माय डियर, अगर मैं इस बॉडी को इनफाइनाइट ऐसे क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर दूं, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो हर क्रॉस सेक्शन का एक सेंट्रोइड है ना, एवरी क्रॉस सेक्शन हैज इट्स सेंट्रोइड। और अगर मैं ऐसे ऐसे सारे सेंट्रोइड्स को मिलाना शुरू कर दूं तो मुझे ये एक्सिस मिल जाएगी। तो ये भी तो सेंट्रोइडल एक्सिस हुई, बट माय डियर बाकी जो x और y है ना, ये सारे सेंट्रोइड से पास नहीं करती है, एक सेंट्रोइड से पास करती है, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस। और जो सारे सेंट्रोइड से मिलकर बने ऐसी एक्सिस को बोलते हैं माय डियर, सच एक्सिस इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एंड माय डियर, इस एक्सिस को आप ZZ एक्सिस भी बोलते हैं, तो इट इज ZZ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो आपसे कोई पूछे हाउ यू विल डिफाइन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द लाइन जॉइनिंग ऑल द सेंट्रोइड्स और CG। ओके, यू विल बी राइटिंग हियर माय डियर लाइक दिस, दैट इट इज लाइन ज्वाइनिंग all the centroids of the body, line joining all the centroids of the body। and my dear, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज पता लगी, ये जो ZZ एक्सिस है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो श्योर है ये जो ZZ एक्सिस है ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है माय डियर, ये एक मेंबर है। मेंबर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता इस पे लोड कैसा है, मैं इसका नाम नहीं बता सकता। ओके, डिफरेंट तरह की लोडिंग के बाद मेंबर के नाम डिफरेंट होते हैं। तो ये जो बॉडी है ये इसका क्रॉस सेक्शन है ABCD। तो इसको मैं ऐसे जब रख रहा हूं तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन ऐसे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है तो आपको इधर आना पड़ेगा, इधर से दिखेगा इस व्यू में। तो दिखे इसके लिए मैं आपको ऐसे टिल्टेड व्यू दिखाता हूँ। क्रॉस सेक्शन को मैं जैसे तिरछा दिखाता हूँ ना, इट मींस आई एम शोइंग इसको ऐसे टिल्ट करके, अब ये दिखाई देगा। ओके, तो है ये ऐसे, क्रॉस सेक्शन देखने के लिए ऐसे तिरछा बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए बस। सो माय डियर, ये एक बॉडी है और ये आपका क्रॉस सेक्शन, और आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज लाइक दिस। सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। तो अगर कोई चीज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, और अगर कोई चीज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगी। सो माय डियर, इसी फैक्ट के ऊपर लोड्स को इस तरीके से हम वो कर सकते हैं डिवाइड। इट कैन बी डिराइव्ड इन दिस वे दैट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड टू टू वेज। वन इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन। अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो ये श्योर हो गया कि वो पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है।
और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट शोज इट इज पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। अगर ये क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो ये श्योर हो गया कि ये परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। So my dear, if it is perpendicular to cross section and parallel to the longitudinal axis, it is said to be the normal load. It is said to be the normal load. अगर ये parallel to the cross section या perpendicular to longitudinal axis है, तो it is said to be the shear load. It is said to be the shear load. So my dear, normal और shear को अब हम देखते हैं जरा ध्यान से। डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा, नॉर्मल को इसी ब्लू से दिखा देता हूं। सो माय डियर, अगर मैं एक फोर्स ऐसे बना रहा हूं, दिस इज P1, इफ आई एम मेकिंग अ फोर्स लाइक दिस इज P2, इफ आई एम मेकिंग अ फोर्स लाइक दिस इज P3, इफ आई एम मेकिंग अ फोर्स लाइक दिस इज P4, इफ आई एम मेकिंग अ फोर्स लाइक दिस P5। तो आप देख सकते हो P1 से लेकर P5 सब क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। तो इन सारे के सारे फोर्सेस को P1 से लेकर P5 तक मैंने जो भी बनाए, ये सभी के सभी नॉर्मल फोर्सेस हैं। ओके माय डियर, अब ये जो नॉर्मल फोर्सेस हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इन नॉर्मल फोर्सेस में से ऐसे जितने भी फोर्सेस जो सीजी और सेंट्रोइड से पास कर रहे हैं, ऐसे फोर्सेस जो सीजी और सेंट्रोइड से पास कर रहे हैं मतलब P1, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है एक्सियल फोर्स। तो ऐसे नॉर्मल फोर्स जो सीजी और सेंट्रोइड से पास करें, इनको बोलते हैं एक्सियल फोर्स। सो माय force can be classified into two categories. One is axial loads and other is eccentric axial load. One is axial, other is eccentric axial. So my dear, ऐसे जो भी फोर्सेस है जो सीजी और सेंट्रोइड से पास करते हैं वो एक्सियल, और जो नहीं करते हैं वो इसेंट्रिक एक्सियल। एंड माय डियर, सिमिलरली शियर दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांसवर्स शियर, one is transverse shear load and other is torsional shear load. One is transverse shear load, other is torsional shear load. So my dear, one is transverse shear load, other is torsional. टोर्शनल आता है कपल की वजह से, ट्रांसवर्स आता है फोर्स की वजह से। कपल अभी मैंने आपको बताया नहीं, तो टोर्शन की बात कर ही नहीं रहे, ट्रांसवर्स की कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको TSL बोलते हैं। सो माय डियर, अगर ट्रांसवर्स शियर लोड ऐसे हो जो सेंट्रोइड से पास करें, तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट TSL, देन दे आर सेड टू बी डायरेक्ट TSL। और अगर ये सेंट्रोइड और सीजी से पास नहीं करे, तो इनको बोलते हैं इसेंट्रिक TSL, then they are said to be eccentric TSL. So my dear, direct TSL अगर बनाना है तो ये रहा, CG और सेंट्रोइड से पास कर रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। V1, it is direct TSL. Okay, so it is direct TSL। इसी तरीके से अगर आप कोई फोर्स यहाँ पे बना रहे हो जो कि कुछ इसेंट्रिसिटी पे है, it is said to be V2, which is eccentric TSL। तो माय डियर, लोड के दो क्लासिफिकेशन यहां पर हो चुके हैं। अब हम लोड के तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। सो माय डियर, नाउ इट इज गोइंग टू बी द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन हो गया, दूसरा टाइम हो गया, तीसरा एमडी में किसी काम का नहीं है, सोम में काम का है। पर बियरिंग में मैं इन कंडीशंस का यूज करूंगा, तो इसलिए बता देता हूं थोड़ा सा। दैट इज गोइंग टू बी लोड्स विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ लोडिंग। With respect to area of loading, they are classified into two categories. First one is concentrated point loads. Concentrated point load. Second one is distributed loads. Distributed loads. So first one is concentrated point loads. Second one is distributed loads. And my dear, when I am talking about the concentrated point loads may be point force,
और point moment. Distributed, when you're talking about, you know very well, UDL, UVL, UDM, ये तो आपको पता ही होगा, और कुछ पता हो या नहीं, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस, क्योंकि इंजीनियरिंग में यही चीज तो बच्चे को आती है सबसे ज्यादा। UDL for uniformly distributed load, UVL is uniformly variable load, UDM is uniformly distributed moment, UVM is uniformly variable moment. ओके गाइस, और आपको याद होगा जब SFD BMD मैंने पढ़ाया था आपको, तो दो चीजें और भी ली थी यहाँ पर, कौन कौन सी? एक तो लिया था साइनोसॉइडल लोडिंग, साइनोसॉइडल, एंड देन इन द लास्ट वी हैव टेकन वेरिएबल लोडिंग। और आपको याद होगा मैंने तो एक और चीज लेके आपको बताई थी, यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोमेंट। और इन सभी चीजों के लिए मैंने आपको SFDs BMD बनाने के शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे, और आपको याद होगा सिर्फ हम 10 ऑब्जर्वेशन से हर एक SFD BMD को बनाने में सक्षम थे। बहुत डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया था, सिर्फ 10 ऑब्जर्वेशन पे पूरा चैप्टर ऐसे खेल किया था हमने। मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था कि हम डायग्राम पहले बनाते थे, कैलकुलेशन बाद में करते थे। मतलब डायग्राम बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपका टाइम वैसे ही बचा दिया था मैंने। कन्वेंशनल में तो एग्जामिनर मांग रहा है आपसे कैलकुलेशन, तो आपको देनी पड़ेगी। सो माय डियर, इन सारे लोड्स को देखने के लिए कुछ बीम्स का सहारा लेना पड़ेगा। बीम्स फॉर बाउंड्री कंडीशन, जैसे कैंटिलीवर बीम ले ली, इस पे अगर एक ऐसे लोड लगा हुआ है तो ऐसे लोड्स को हम क्या बोलते हैं? इट इज पॉइंट लोड, है ना। तो ये है W किलो न्यूटन, पॉइंट लोड है ये एक। इसी तरीके से एक ऐसे मोमेंट लगा दूं तो ये M किलो न्यूटन मीटर का एक पॉइंट मोमेंट है। इसी तरीके से एक ऐसे फोर्स लगा दूं, इसी को तो UDL बोलते हैं, इट इज W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हम एक ऐसी लोडिंग लगा दें, जैसे UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐसे इसको बोलते हैं दिस इज M किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। मीटर से मीटर काटना नहीं है, क्योंकि ये मीटर से मीटर काटना नहीं है, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर बता रहा है मोमेंट की यूनिट, पर यूनिट मीटर बता रहा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड दिस इज फॉर लेंथ L ऑब्वियसली, सो इट इज सेड टू बी बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। सिमिलरली माय डियर, जैसे UVL होता है, UVL आपको पता है जो यूनिफॉर्मली वेरी करता है, ट्रायंगुलर लोड, दिस इज W किलो न्यूटन पर मीटर for length L. And my dear, after this UVL we are having UVM also, uniformly variable moment also हमारे पास है। यहाँ शुरुआत हम 0 से करेंगे, then we will be increasing it, throughout increasing it, and it will be increasing to M किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। ओके, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोमेंट। और आपको याद होगा साइनोसॉइडल की जब मैं आपको बात कर रहा था, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि हम सोम नहीं पढ़ रहे ना, यहाँ सोम पढ़ रहे होते तो पूरा डिटेल में भी बताता। अब MD पढ़ रहे हैं तो MD की रेफरेंस में ही देख लेते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो बस याद दिला रहा हूँ मैं आपको। आपको याद होगा फॉर L लेंथ हमने देखा था, अगर मैं किसी भी सेक्शन पे आपसे पूछता था कि लोड इंटेंसिटी क्या है, तो हमने लिखा था फॉर दिस काइंड ऑफ लोडिंग इट इज WXX इज गिवन एज W sin पाई x बाय L। मैंने आपको बनाने का तरीका भी बताया था, x को L पुट कर दो तो आएगा sin पाई। तो आप देख सकते हो पूरी लेंथ में मैंने साइन को पाई जितना ही कवर किया है। कल को अगर ये हो जाता है WXX W sin 2 पाई x बाय L, अब x को L पुट करोगे तो साइन 2 पाई आएगा। अब अगर आप बनाओगे तो माय डियर, अब ये जो साइन का कर्व बनेगा ना, ये पाई जितना नहीं 2 पाई जितना बनेगा, ऐसे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। हाँ, यहाँ लोडिंग ऊपर की तरफ होगी। ये सोम की चीज़ें हैं, MD की बिल्कुल नहीं, पर क्योंकि लोड का जिक्र हुआ तो इसको बताए बिना मैं निकल नहीं सकता था। तो ये हो गए लोड के क्लासिफिकेशंस आपके पूरे। अब थोड़ा सा कपल के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कपल बता के फिर हम इक्विवेलेंट इफेक्ट देके इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट अस सी नाउ व्हाट कपल इज बेसिकली। सो माय डियर, देखते हैं कपल क्या होता है। कपल को जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे देखते हैं, इट इज टू इक्वल एंड opposite forces, two equal and opposite forces separated by a distance, separated by a distance,
constitutes a couple. So two equal and opposite forces separated by distance constitute a couple. और आप इसको अगर देखना चाहते हैं, सो माय डियर, ये एक बॉडी है, इस पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है F और एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है F, और ये दोनों फोर्सेस अगर हम बात कर रहे हैं, दे आर d distance apart from each other. ये दोनों टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस are separated by distance. They will be constituting a couple which is given as C is equals to F into D. तो कपल को F into D से लिखते हैं। और माय डियर, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डाउट आता है जनरली स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, ओके, सो माय डियर, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो कपल है, पहले तो इस कपल की डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर ये देखो ये डायरेक्शन है कौन सी, क्लॉकवाइज। बट माय डियर, ये डायरेक्शन नहीं होती है, सेंस ऑफ रोटेशन होती है। दिस इज व्हेन यू आर सेइंग क्लॉकवाइज, इट इज नॉट डायरेक्शन, इट इज सेंस ऑफ रोटेशन। ये क्या होती है, सेंस ऑफ रोटेशन। इसको यूज करके अब आप डायरेक्शन बता सकते हो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अपने थंब और फिंगर्स को 90 डिग्री पे रखें, पर 90 डिग्री एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, अंगूठा हाथ में आ जाएगा, बस फिंगर्स को घुमा देना है सेंस ऑफ रोटेशन में। जैसे मैं फिंगर्स को घुमाता हूं सेंस ऑफ रोटेशन में, थंब अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये डायरेक्शन दे रहा है कपल की, तो कपल इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, और इनवर्ड क्रॉस से दिखाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कपल। ओके, अब सोच रहे हो सर इसका मतलब कि असली में तो कपल ऐसे ही है ना। हाँ माय डियर, असली में ऐसे ही है, फिर सेंस ऑफ रोटेशन को क्यों नहीं बोल दिया डायरेक्शन। माय डियर, क्योंकि अगर इस चीज को मैं यहाँ आगे से देख रहा हूँ तो मुझे दिख रही है क्लॉकवाइज, कोई बोर्ड के पीछे से देखेगा उसे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। जैसे यहाँ पे घड़ी लगी हो अगर, या फिर मान लो कोई चीज ऐसे घूम रही है, मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा कि तो क्लॉकवाइज घूम रही है। इसी चीज को मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे क्या फील होगा, भाई ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इधर और उधर से देखने पे सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाते हैं, इसलिए डायरेक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि वो चेंज नहीं हो। जैसे मैंने कहा ये चीज ऐसे घूम रही है, ओके, तो डायरेक्शन इसकी ये बनी, ठीक है, ये बनी। अब आप यहां से देख रहे हो तो भी डायरेक्शन यही बनेगी, यहां से देख रहे हो तो भी डायरेक्शन यही बनेगी। तो डायरेक्शन इन सब चीजों से अनभिज्ञ होती है, उसको कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे डिफाइन किया गया। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं होता। घूम तो बॉडी ऐसे ही रही है ना, इस अंदर थोड़ी चली गई बॉडी, नहीं, घूम तो ऐसे ही रही है जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, इसको राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं, जब आप नट बोल्ट कनेक्शन लेते हो, नट को घुमाते हो तो क्लॉकवाइज घुमाने पे वो अंदर की तरफ जाता है, उसी हिसाब से इसको डिफाइन किया गया। समझ रहे? चलिए उस पर नहीं जा रहा हूँ, ये सब चीजें +1 +2 की है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डाउट आता है कपल किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है, मतलब अगर मैं आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शन दूं, मेरे पास एक ये पॉइंट है O जो कि मिड पॉइंट पर है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं, अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं A, इस पॉइंट को बोल दूं B, तो ये जो पॉइंट O है वो मिड पॉइंट ऑफ A एंड B है, मींस OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू D/2। क्या ये मिड पॉइंट पे लगता है, या फिर अगर मेरे को अभी ऐसा दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना एक और पॉइंट लेके चेक कर लिया जाए सेफ साइड के लिए, कि मैंने कहा यहाँ पे एक पॉइंट है O', और जब आप देखोगे O'(A) तो ये D1 है और O'(B) जो है वो D2 है। ओके माय डियर, और अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट लेता हूं कल को, इफ आई एम टेकिंग सम थर्ड पॉइंट ऑन सम डे विच इज हेयर, सॉरी बॉडी के ऊपर ही ले लेते हैं, लेट अस से O'', लेट अस से O'', और O'' कुछ इस तरीके से कि O''A जो है वो है D+D3 और O''B जो है वो है D3। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई इन तीनों पॉइंट में से जो मैंने कंसीडर किए हैं O', O' और O'', कपल किस पॉइंट के अबाउट लग रहा है। तो मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, कपल और फोर्स का एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं मोमेंट। हम मोमेंट चेक कर लेते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट कितनी आ रही है। इफ वी आर गोइंग टू चेक समेशन मोमेंट अबाउट O, क्या बोलोगे? आप जानते हो इस पॉइंट के अबाउट F कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखने का तरीका है फोर्स को उस पॉइंट की तरफ घुमा दो जिसके अबाउट आप देखना चाह रहे हो, जब इसको इसके अबाउट घुमा दोगे तो क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा। सो इट इज गोइंग टू बी F into D/2 क्लॉकवाइज।
सिमिलरली इस वाले एफ को इसकी तरफ घुमाओगे तो ये भी कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। सो आप एक बार फिर से लिख दोगे प्लस एफ इंटू डी बाई टू, सो इट विल गिव यू ऑल टुगेदर एज एफ इंटू डी। ओके, ये इफेक्ट आ रहा है। आपको पता है असली में भी मोमेंट का इफेक्ट एफ इंटू डी ही था। फिर मैंने कहा अगर आप इसी को देखते हो समेशन मोमेंट अबाउट ओ डैश, तब क्या होगा। अब ये d1 और d2 है, आपको पता है डिस्टेंस। अब भी आप देखो ये फोर्स को o डैश के अबाउट घुमाओगे तो क्लॉकवाइज, इसको घुमाओगे तो क्लॉकवाइज। तो इस बार क्या लिखोगे, f इंटू d1 प्लस f इंटू d2। आंसर फिर क्या आ जाएगा, f इंटू d1 प्लस d2। और फिर आप आंसर यही करोगे d1 प्लस d2 तो d है, f इंटू d। फिर मैंने कहा देख लेते हैं समेशन मोमेंट अबाउट o डबल डैश। जब आप वो डबल डैश के अबाउट देखोगे तो अब भी इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देख रहे हो तो ये तो क्लॉकवाइज ही बन रहा है, पर ये इस बार देखो क्या बन रहा है, ये बी पॉइंट पे देखो आप, ये फोर्स ऐसे जा रहा था तो ऐसे घूमेगा ना इसके अबाउट। भाई फोर्स को ऐसे तो घुमाओगे, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी तो इंपैक्ट देगी। तो इस फोर्स को जब घुमाओगे इस पॉइंट के अबाउट तो हाउ इट विल बी कमिंग, इट विल बी कमिंग इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज को हम प्लस ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इट इज गोइंग टू बी एफ इंटू डी प्लस डी थ्री माइनस एफ इंटू डी थ्री। आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू एफ इंटू डी। ओके गाइस, तो तीनों ही केस में आंसर आ रहा है एफ इंटू डी ओनली। सो माय डियर, अगर ऐसा आ रहा है इन ऑल द थ्री केसेस, इट मींस द इफेक्ट ऑफ couple is independent of point of application। तो माय डियर, इस चीज को देखते हुए कहा जाता है couple is a free vector। कपल इज अ फ्री वेक्टर। सो माय डियर, इसलिए कपल क्या है, फ्री वेक्टर। ये कपल इज अ फ्री वेक्टर, इस बात को इतना लाइटली मत लेना, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अब माय डियर हम आते हैं कि कपल कितनी तरह के होते हैं। तो मेजर टाइप्स पे आएंगे सबसे पहले, तो कपल्स की टाइप देखते हैं। मेजरली यहां पर हमें दो टाइप्स पे काम करना है माय डियर। एक होता है बेंडिंग कपल और एक होता है ट्विस्टिंग कपल। तो एक एक करके दोनों कपल्स को देखते हैं माय डियर। ओके, तो एक एक करके हम दोनों कपल्स को देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले अगर मेरे पास एक बॉडी है इस तरीके से, 3D व्यू भी दिखा रहा हूं, 2D व्यू भी दिखाऊंगा। ये 2D व्यू है। अब आपको पता है ये CG और सेंट्रोइड होगा, और लेट मी टेक द सेंट्रोइडल एक्सिस, ये एक्स और वाई है। अब मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है लाइक दिस F, और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F। ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल लाइक दिस। ये इस कपल का प्लेन है जिस प्लेन पे मैं लिख रहा हूं, और आपको अच्छे से पता है क्रॉस सेक्शन तो उस प्लेन से परपेंडिकुलर है जिस पे मैं लिख रहा हूं। तभी 2D व्यू में तो क्रॉस सेक्शन दिखाई ही नहीं दे रहा, 3D में टेढ़ा करके दिखाना पड़ रहा है। ऐसे फील करो, ये रही आपकी बॉडी, ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन। 2D में तो आपको दिखेगा ही नहीं क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ऐसे दिखेगा, पर 3D में से टेढ़ा करके दिखा रहा हूं तो दिख रहा है। असली में ये है, इस पे फोर्स ऐसे लगा हुआ है, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। देखो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इज दिस, कपल ऐसे लग रहा है, तो कपल का प्लेन यही हो गया। कपल ऐसे लग रहा है ना, ऐसे करके ऐसे। तो अगर कपल ऐसे लग रहा है तो कपल का प्लेन हो गया ये। सो माय डियर, आपने कहा ये है क्रॉस सेक्शन का प्लेन और ये है कपल का प्लेन। ये है क्रॉस सेक्शन का प्लेन और ये है कपल का प्लेन। ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन, ये कपल का प्लेन, ये क्रॉस सेक्शन का प्लेन, कपल का प्लेन, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो माय डियर, ऐसे कपल्स जिनके लिए
plane of cross section is found to be perpendicular to the plane of couple. Plane of cross section is found to be perpendicular to the plane of couple. Such kind of couples are said to be bending couples. And my dear, bending couples को रिप्रेजेंट करते हैं हम M से और सेमी सर्कल से इनको डिनोट किया जाता है। मतलब किसी बीम को देख के हमें कैसे पता लगेगा बेंडिंग कपल लगाया कि ट्विस्टिंग? तो बेंडिंग इज शोन बाय लाइक दिस सेमी सर्कल. सो बेंडिंग कपल्स आर शोन बाय सेमी सर्कल. I would like to tell you that. So my dear, this is the plane of couple. And this is the plane of cross section. Hope you are getting it. Such kind of wonderful couple is said to be a bending couple. तो इसको हम बेंडिंग कपल बोलते हैं. अब कल को यही कपल अगर आप ऐसे लगाते, चलिए डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको. लेट मी टेक दिस. तो अगर कल को एक फोर्स ऐसे लगता है, दूसरा फोर्स ऐसे, ये भी तो एक कपल बनाएगा ऐसे, और इस कपल का प्लेन ऐसे होगा. ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है. कैसे? ये मैंने ऐसे बताया, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे. तो अब जो प्लेन ऑफ कपल है वो ये है. क्रॉस सेक्शन अभी भी ये है, कपल का प्लेन ये है. क्रॉस सेक्शन अभी भी ये है, कपल का प्लेन ये है. तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो कपल कैसा होगा? बेंडिंग ओनली. सो माय डियर, दिस कपल इज आल्सो ए काइंड ऑफ बेंडिंग कपल ओनली. इट इज नॉट ए ट्विस्टिंग कपल. पर इसी बॉडी पर अगर मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे बोलूं कि एक सेपरेट कलर से मैं आपको एक और कपल दिखाना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा मान लो एक फोर्स ऐसे लग गया और एक फोर्स ऐसे लग गया. ये भी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है. एंड माय डियर, दे विल मेक कॉन्स्टिट्यूट अ कपल लाइक दिस. दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल लाइक दिस. और ये कपल तो आप देख ही रहे हो, क्रॉस सेक्शन के अंदर ही बना है. तो ऐसे कपल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग कपल. क्यों? क्योंकि ऐसे कपल्स का प्लेन क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है. जैसे मैंने आपसे कहा, देखो ये है बॉडी. अगर इस बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा हो और एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, तो इट इज सेड टू बी अ काइंड ऑफ ट्विस्टिंग कपल. क्योंकि इस कपल का प्लेन क्रॉस सेक्शन के प्लेन के पैरेलल है. The plane of this couple is parallel to the plane of cross section, hence this couple is said to be a twisting couple. So my dear, the plane of couple is parallel to the plane of cross section, so this kind of couple is said to be a twisting couple. और आप देख रहे हो इसको प्लेन ऑफ कपल के अंदर, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को प्लेन ऑफ कपल के अंदर दोनों को साथ ही दिखाया गया क्योंकि पैरेलल है. और अगर आप इस कपल को शो करना चाहते हो तो इनको हम T से दिखाते हैं और सेमी इलिप्स से शो करते हैं. दिस इज T, दिस इज M. ओके, सो आई विल से दैट twisting couples are those for which plane of couple parallel to plane of cross section, and they are denoted by T and shown by सेमी इलिप्स. ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 3 एक्सिस थी, एक्स एक्स, वाई वाई एंड जेड जेड. तीनों ही सेंट्रोइडल एक्सिस है माय डियर. और अगर तीनों सेंट्रोइडल एक्सिस हैं तो इन तीनों सेंट्रोइडल एक्सिस में एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड तीनों सेंट्रोइडल एक्सिस है, पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो यही है. तो आउट ऑफ दीज 3 सेंट्रोइडल आर ऑल, बट जेड जेड इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो कपल्स थे वो बेंडिंग कपल्स निकले, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट वाला कपल ट्विस्टिंग कपल निकला. सो मैं बोल सकता हूँ ऐसे कपल जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगते हैं वो ट्विस्टिंग नेचर में होते हैं, और ऐसे कपल्स जो कि ऐसी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट लगते हैं जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे कपल्स को हम बेंडिंग कपल्स का नाम देते हैं. सो माय डियर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग कपल्स.
उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइस। ओके, चलिए माय डियर अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ ए लोड, और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। So next is equivalent effect of a load. So when we are talking about equivalent effect of a load, so my dear पहली बात तो इस टॉपिक का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अगर मेरे पास ऐसे एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, लेट अस से P, ओके, तो मैं आपसे बोलूं कि स्ट्रेस कितनी है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, पर इतनी सोम की नॉलेज आपकी है कि आप बोल दोगे सर P/A, where A is the area of cross section, we know that। तो माय डियर, बट अगर इसी में मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मेरे पास ये एक बॉडी है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो यहां लग रहा है P, और वो यहां से E की सेंट्रिसिटी पे लग रहा है, अब बताओ इसका क्या इफेक्ट होगा। आप बोलेंगे सर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता हमें। यस, आपने बिल्कुल इसको निकालना सीखा, उसकी मैं मना नहीं कर रहा, पर ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ लोड का मतलब यही है कि फोर्स कहीं और लग रहा है, उसका इफेक्ट कहीं और देखना हो। इन जनरल सीजी और सेंट्रोइड पे, जैसे आपका हाथ पकड़ के खींचे तो आपको दर्द तो यहाँ भी होगा ना, मैं उसमें वही बात कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट इफेक्ट मतलब इस फोर्स का इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, समझ रहे हैं। तो मतलब ऐसे किसी चीज पे पता लगाना। अब वो किसी चीज क्या है भाई, फॉर्मूले हमारे तभी डिफाइंड है जब फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से होके जाए, पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो हमें हर चीज को कहाँ लेके आना होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। अगर हम उस पे ले आए तो हमारा काम बन गया, उसके बाद फॉर्मूले बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होता। सो माय डियर, एग्जांपल लूंगा आपके सामने। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग का। इट इज इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। अच्छा, एक समय पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मेंबर्स के नाम, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी बॉडी पे एक्सियल लोडिंग लगती है तो एक्सियल लोडिंग लगने वाले कंपोनेंट को हम बार बोलते हैं। अब ये एक्सियल लोडिंग अगर टेंसाइल हो जाए तो उसको टाई बार बोलते हैं, कंप्रेसिव हो जाए तो उसको स्ट्रट बार बोलते हैं। एक स्ट्रट अगर वर्टिकल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। मैं फिर बता देता हूँ, ये एक मेंबर है, इसको अगर मैं ऐसे खींचूं, टेंसाइल फोर्स लगाऊं या ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं, इट इज सेड टू बी अ बार। टेंसाइल फोर्स में टाई बार, कंप्रेसिव फोर्स में स्ट्रट बार, स्ट्रट अगर वर्टिकल हो जाए तो कॉलम, ठीक है। फिर अगर इसी मेंबर पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट लगाऊं या शियर फोर्स लगाऊं, इट विल बिकम बीम, और अगर मैं ट्विस्टिंग मोमेंट लगाऊं तो इट विल बिकम शाफ्ट। ओके, द नेम्स आर गोइंग टू चेंज। सो माय डियर, अगर हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड की बात करें, चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक मेंबर है, ये रही सेंट्रोइडल एक्सिस, और अगर यहां पर एक फोर्स लगा हुआ है F, जो कि यहां से E की इसेंट्रिसिटी पे है, और हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं सेंट्रोइडल या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, या मैं बोलूं सेंट्रोइड या सीजी पे। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए प्रोसीजर मैं आपके सामने रख रहा हूं माय डियर। व्हाट इज द प्रोसीजर, आई एम गोइंग टू शो यू दैट। प्रोसीजर ये बोलता है कि हम एक फोर्स लगा देंगे आगे की डायरेक्शन में, एक फोर्स लगा देंगे पीछे की डायरेक्शन में। क्यों लगाया, क्योंकि असली में तो इस पॉइंट O पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, ना तो आगे ना तो पीछे। देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस CG और सेंट्रोइड। तो मुझे इस कंडीशन को मेंटेन करना है कि इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो माय डियर, ना तो आगे लग रहा ना तो पीछे लग रहा, तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो मैंने आपसे कहा ठीक है, काम करते हैं, मुझे यही कंडीशन तो मेंटेन करनी है कि नेट फोर्स जीरो है। तो मैंने एक फोर्स F आगे लगा दिया, एक फोर्स F पीछे लगा दिया। तो ऐसा होने के बाद दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण नेट फोर्स कितना मेंटेन रहा, जीरो। तो माय डियर, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट ए कपल।
तो अगर आप अब इस बार के ऊपर इस फोर्स का इक्विवेलेंट इफेक्ट देखोगे सेंट्रोइडल एक्सिस या सॉरी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस या सीजी पे, तो एक तो ये फोर्स F बच गया आपके पास, और दूसरा ये F इंटू E इज गोइंग टू बी अ कपल। और आपको साफ साफ दिख रहा है जो कपल बन रहा है, इस कपल का प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ बोर्ड है जो कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो इट इज अ काइंड ऑफ बेंडिंग कपल। तो मैं एट द सेम टाइम लिख दूंगा वन इसेंट्रिक एक्सियल लोड इज इक्विवेलेंट टू, इट इज नॉट इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मतलब बराबर नहीं, जैसा, मतलब इसेंट्रिक एक्सियल लोड कैन बी ट्रीटेड एज वन एक्सियल लोड प्लस वन कांस्टेंट बेंडिंग कपल। व्हाई आई एम सेइंग कांस्टेंट, बिकॉज अगर P का इसेंट्रिक एक्सियल लोड लगा तो P का एक्सियल लोड आया और P इंटू E का कांस्टेंट बेंडिंग कपल आया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दिस। फर्स्ट केस इज ओवर। सो माय डियर सेकंड केस वी आर गोइंग टू सी हियर। चलिए देखते हैं। सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट TSL। अब डायरेक्ट TSL की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास मेंबर है लाइक दिस, सो माय डियर अगर आप इस CG और सेंट्रोइड पे कोई फोर्स लगाना चाहते हो, इफ यू वांट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन टू दिस CG और सेंट्रोइड लाइक दिस इज P। अब आप बोलेंगे सर ये तो पहले ही CG और सेंट्रोइड पे लग रहा है, इसका क्या इफेक्ट बताओगे? नो डाउट माय डियर, इस CG और सेंट्रोइड पे तो इसका इफेक्ट वही है P ही, एक डायरेक्ट TSL। डायरेक्ट क्यों सेंट्रोइड से पास कर रहा है? TSL क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्स शियर लोड है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल और लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर। सो माय डियर अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पर कि इस CG और सेंट्रोइड पे फोर्स P काम कर रहा है। तो अब अगर हम इस पे इफेक्ट देखेंगे तो इस पे इफेक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से एक बीम, एक मेंबर को लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से दिखा सकते हैं। ये फोर्स ऐसे काम कर रहा है। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं इस फोर्स का इफेक्ट x डिस्टेंस पे कितना है फ्री एंड से। मैंने कहा आपको जहां भी इफेक्ट देखना है उसके लिए करना क्या है, वो करने का प्रोसीजर आपके सामने रख रहा हूं। आई जस्ट नीड टू अप्लाई अ फोर्स P हेयर और ए फोर्स P हेयर। ये दोनों टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय, सॉरी ये दोनों फोर्स क्यों लगाए? क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे इफेक्ट देखना था, इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 था। तो जहां नेट फोर्स 0 हो वहां पे जहां आपको इफेक्ट देखना है वहां पे आपको दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देने होते हैं इस तरीके से कि एक फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में हो और दूसरा उसके अपोजिट। क्यों लगाना होता है? क्योंकि नेट इफेक्ट देखना है। और नेट इफेक्ट देखने के लिए जब हम लगाते हैं तो ऐसा ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर 0 फोर्स वाली कंडीशन को मेंटेन करना है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। सो माय डियर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। और जो नेट इफेक्ट मेरे पास आएगा ना वो एक तो ये फोर्स और एक ये कपल आ जाएगा। दिस इज P, दिस इज P इंटू एक्स। तो आप जानते हो अगर ये डायरेक्ट TSL है तो ये भी डायरेक्ट TSL ही है। क्यों? क्योंकि माय डियर अगर ये दोनों पैरेलल आपने बनाए, अगर ये वाला फोर्स लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये भी तो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अगर ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के पास कर रहा है तो ये भी तो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से पास कर रहा है। तो अगर ये डायरेक्ट TSL है तो ये भी डायरेक्ट TSL है। तो आप क्या लिख दोगे कि वन डायरेक्ट TSL इज इक्विवेलेंट टू क्या है? अब आप जानते हो दिस इज वन डायरेक्ट TSL, दिस इज अ बेंडिंग कपल। और ये बेंडिंग कपल क्यों है? क्योंकि ये कपल ऐसे बन रहा है जिसका प्लेन वही है जो बोर्ड का प्लेन है, जबकि बोर्ड का प्लेन और क्रॉस सेक्शन का प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। क्योंकि क्रॉस सेक्शन का प्लेन और बोर्ड का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लाइक दिस कपल इज एक्टिंग लाइक दिस। तो दोनों कैसे हो गए? बोर्ड का प्लेन और क्रॉस सेक्शन का प्लेन परपेंडिकुलर। ये है बोर्ड का प्लेन यानी कि प्लेन ऑफ कपल। समझ रहे हो ना भाई? कोई डाउट तो नहीं है? और ये है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वन डायरेक्ट TSL इज इक्विवेलेंट टू वन डायरेक्ट TSL प्लस वन वेरिएबल बेंडिंग कपल। क्योंकि डायरेक्ट TSL P के बराबर है, P के बराबर है। वेरिएबल बेंडिंग कपल इज P इंटू एक्स। वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं? कल को अगर आप पॉइंट A पर इसका इफेक्ट देखते हैं, पॉइंट B पे इसका इफेक्ट देखते हैं, तो एट पॉइंट A इफेक्ट आता x to be 0, so one direct TSL will become equivalent to one direct TSL
plus one bending couple whose value is 0. And then at point B, if you are looking at, it is one direct TSL is giving an effect of one direct TSL plus one variable bending couple. And yes, variable bending couple, its value 0 here. यहाँ पर ये P था, ये P था, पर B पॉइंट पे X की वैल्यू क्या हो चुकी है? X की वैल्यू हो चुकी है L. तो आप क्या लिखोगे? इट इज P into L. तो इट इज अ वेरिएबल बेंडिंग कपल विद मैक्सिमम वैल्यू. तो आप बोल सकते हो जो वेरिएबल बेंडिंग कपल है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू P into L है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सी. दिस इज द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट ट्रांसवर्स शियर लोड. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी. ओके, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और मैं अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ. अगर आप चाहें तो डाउट मुझसे ले सकते हैं. माई ईमेल आईडी इज sardana.dheeraj@gmail.com. इवन आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. और इवन इफ यू वांट you will be getting some of the lectures on YouTube also. Okay, there also you can contact me. You can contact me through any channel. We can contact. But yes, till now my official pages I will be sharing. If you will be looking at, I will be sharing that official page also. If you want to come on to that to ask some doubt. So guys, let us see now. ये तो सारे इफेक्ट थे. अब एक थर्ड इफेक्ट देखते हैं इसेंट्रिक TSL का. चलिए देखते हैं. थर्ड इफेक्ट विल बी फॉर इसेंट्रिक TSL. इसेंट्रिक TSL मतलब ट्रांसवर्स शियर लोड पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन. इसेंट्रिक मतलब इसेंट्रिसिटी पर, मतलब सेंट्रोइड से पास नहीं करेगा. सो माय डियर, जब हम इसेंट्रिक TSL की बात करेंगे तो लोड कुछ ऐसा बनेगा, like this. Cross section, centroidal axis, CG or centroid. Load I will be sharing with some other colors. Load ऐसे लग रहा है. P at some eccentricity of P. अब क्योंकि लोड इसेंट्रिक है तो सबसे पहले इस लोड का इफेक्ट हम लेके आएंगे CG और सेंट्रोइड के ऊपर. और इसका इफेक्ट लाने के लिए what we are going to do, we are going to apply one force here, another force here. And if these two forces, क्यों बना रहा हूं भाई, इफेक्ट का देखना है CG और सेंट्रोइड के ऊपर. और इफेक्ट देखने के लिए क्या करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है तो मुझे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स इस तरीके से लगाने हैं कि आगे भी नेट फोर्स 0 ही रहे. क्यों? क्योंकि नेट फोर्स वाली कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता ना उस पॉइंट पे. तो अभी दो फोर्स लगाए तो दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, नेट फोर्स अभी भी 0 है. फिर मैंने कहा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल. और ये कैसा कपल बना रहे हैं? ऐसा. और आपको दिख ही रहा है कपल तो क्रॉस सेक्शन के अंदर है, तो ये तो एक ट्विस्टिंग कपल बनेगा. सो अगर इसका इफेक्ट मैं लेके आऊं जरा लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के ऊपर, तो एक तो ये फोर्स दिखेगा भाई P जो आपने बनाया था, और एक ये वाला P और ये वाला E, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ट्विस्टिंग कपल P into E. दिस इज अ ट्विस्टिंग कपल, दिस इज अ डायरेक्ट TSL. ओके माय डियर, अब ट्विस्टिंग कपल रिमेन्स एज इट इज. उसका इफेक्ट कोई चीज, कपल एक कपल है, कपल का इफेक्ट कोई चेंज नहीं होता. कहीं भी देखोगे आप कपल का इफेक्ट P into E इज अ कांस्टेंट मोमेंट. कहीं भी देखो P into E, कपल का इफेक्ट इज अ मोमेंट विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट. पर फोर्स का इफेक्ट इज अ मोमेंट विच इज चेंजिंग, है ना. अब अगर आप मुझसे बोलो कि सर किसी सेक्शन पे बात कर दो जरा, अगर आप मुझसे बोलो सर किसी सेक्शन पे बात कर दो जरा, तो अगर आप मुझसे इस सेक्शन में बात करने को बोलो तो इस कपल का इफेक्ट तो P into E रहेगा, क्योंकि वो तो पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता ना. बट अगर इस फोर्स का इफेक्ट देखोगे तो देखने का तरीका वही, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या है? 0. तो मैंने कहा एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, एक अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में एक उसके अपोजिट, और ये दोनों टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट अ कपल. सो माय डियर, ये मैं एक डिस्टेंस x की बात कर रहा हूं. तो जब मैं किसी डिस्टेंस x की बात कर रहा हूं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो मैं आपसे बोलूं कि इफेक्ट क्या आएगा, तो आप जानते हो ये दोनों मिलके कपल बना लेंगे. तो अगर मैं इन दोनों का इफेक्ट इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूं,
तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ट्विस्टिंग कपल का इफेक्ट तो वही रहेगा P इंटू ई। अगर आप इस पॉइंट C पे बोलोगे तो ट्विस्टिंग कपल का इफेक्ट वही रहेगा P इंटू ई, वो कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पर। एक फोर्स ये बचा है जो कि बराबर है किसके, P के। साथ में ये दोनों मिलकर एक बेंडिंग कपल बना रहे हैं, उसको भी दिखा देते हैं अलग से, अलग कलर से, नहीं तो बहुत ऐसा अजीब सा लगेगा। दिस इज अ बेंडिंग कपल। बेंडिंग कपल इज इक्वल टू P इंटू एक्स। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट B है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप पॉइंट C की बात कर रहे हो, ओके इसको फिर से लिख दो पॉइंट C। अगर आप पॉइंट C की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे वन इसेंट्रिक TSL कैन बी रिटन एज वन। आई कैन मेक, सबसे पहले इस पॉइंट पे इफेक्ट जो आया, सेंट्रोइड पे इफेक्ट क्या आया था इस पॉइंट पर, सॉरी सेंट्रोइड पे इफेक्ट क्या आया था, क्या आया था, एक ट्विस्टिंग कपल और एक डायरेक्ट TSL, यही आया था ना सेंट्रोइड पे इफेक्ट। तो आप लिखोगे वन डायरेक्ट TSL प्लस वन ट्विस्टिंग कपल, वन डायरेक्ट TSL प्लस वन ट्विस्टिंग कपल। सो माय डियर इसेंट्रिक TSL वाज ऑफ P, डायरेक्ट TSL इज ऑफ P, ट्विस्टिंग कपल इज P इंटू E। पर डायरेक्ट TSL का इफेक्ट किसी भी x डिस्टेंस पे उस बीम के ऊपर देखना हो तो माय डियर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर भी पिछला केस देखा वही तो है, ये डायरेक्ट TSL प्लस वेरिएबल बेंडिंग कपल, वेरिएबल बेंडिंग कपल। डायरेक्ट TSL तो वही P के बराबर है, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट या कपल जो है वो P इंटू एक्स के बराबर है, जिसकी मिनिमम वैल्यू A पर, दिस इज A, दिस इज B, जिसकी मिनिमम वैल्यू A पर 0 है और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू B पर P इंटू L है। ओके गाइस, सो इट इज द मिनिमम वैल्यू, इट इज, कुछ नहीं किया मैंने, यहां इसेंट्रिक वाले लोड को पहले सेंट्रोइड पे ले आया, फिर सेंट्रोइड पे आने के बाद ये क्या बन गया, डायरेक्ट TSL है ना, और ये क्या बन गया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, कपल। तो डायरेक्ट TSL क्या होता है, इसका इफेक्ट अभी पिछला ही केस तुमने देखा, जैसे यहाँ एक डायरेक्ट TSL, तो इसका इफेक्ट क्या आया था, एक डायरेक्ट TSL और एक बेंडिंग कपल। और ट्विस्टिंग कपल ऑलरेडी जो आ रखा है, ट्विस्टिंग कपल का इफेक्ट तो हर पॉइंट पे सेम ही रहना है, क्योंकि ट्विस्टिंग कपल एक कपल है, कपल का मोमेंट हर पॉइंट के अबाउट सेम रहता है, इसीलिए तो कपल को फ्री वेक्टर बोलते हैं। माय डियर, मैंने आपके सामने बहुत इजी वे में चीज़ें रखने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होंगी। दीज आर नॉट द डिफिकल्ट थिंग्स, होप यू आर गेटिंग इट। आपको अच्छा लगा होगा एंड यू एंजॉयड दिस थिंग। अब इसका प्रॉब्लम सेशंस हम देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन सेशन के साथ फिर हम इस चैप्टर को जल्दी ही कंप्लीट करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स अंडर स्टैटिक लोडिंग। तो अगले कुछ 2-3 टॉपिक छोटे छोटे से, फिर हम बड़े टॉपिक्स की तरफ भी जाएंगे, एक एक करके सबको ही देखना है। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे।